वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हेडलाइन डालिए, पाचन तंत्र। देखिए, पाचन तंत्र में पहला पॉइंट आएगा पाचन किसे कहते हैं। तो जो भी हम लोग भोजन खाते हैं उसका ब्रेकडाउन होना, इन्हें ही पाचन कहते हैं। ठीक है, खाए हुए जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसका छोटा छोटा रूपों में टूटना ही पाचन कहलाता है। ठीक है, और फिर ये भोजन हमारे बॉडी में यूटिलाइज होना। अब बात कर लेते हैं पाचन क्रिया में कौन कौन सा ऐसे ऑर्गेन्स है जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पाचन तंत्र में पहला हो गया हमारा मुंह। ठीक है, माउथ। दूसरा हो गया ग्रसिका, ग्रसिका जिसको ग्रास नली भी कहते हैं। ठीक है, इसोफेगस। नेक्स्ट बात किया जाए ग्रसिका के बाद अमाशय। ठीक है, स्टमक। और उसके बाद अमाशय के बाद छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर बड़ी आंत, बिग इंटेस्टाइन। और लास्ट हो गया मलाशय, जिसको एनएस कहेंगे। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद कुछ मुख्य ऑर्गेन भी है, जैसे कि यकृत, इनकी भी भूमिका होता है हमारे पाचन तंत्र में। अग्नाशय, अग्नाशय की भी भूमिका होता है। और एक है अपेंडिक्स। चलिए, तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर है लार ग्रंथि, जो कि हमारे माउथ में ही पाया जाता है। लार ग्रंथि। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे मुख के बारे में, माउथ। मुख या फिर मुंह के बारे में। हमारा माउथ जो है वो पाचन तंत्र का प्रथम ऑर्गेन है, प्रथम अंग। पहला बात, हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। नेक्स्ट, हमारे माउथ में लार पाया जाता है और उस लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, टाइलिन, टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। अगर बात किया जाए नेक्स्ट, तो ये जो टाइलिन नाम का एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है? तो रोटी में, चावल हो गया, ठीक है, आलू हो गया, तो इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में पाचित करता है? तो स्टार्च के फॉर्म में पाचन करता है। तो एक बात है कि हमारे माउथ में किस चीज़ का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है स्टार्च के फॉर्म में। ये स्टार्च वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ये ग्लूकोज है। चलिए, तो इतना सारा बात माउथ के लिए है। अब बात कर लेते हैं हमारे माउथ में दांत पाए जाते हैं। और दांत का काम क्या है? भोजन के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। दांत कितने प्रकार को होता है? तो मोस्टली दो प्रकार को होता है। ठीक है, एक हो गया टेम्पोररी, एक हो गया परमानेंट टीथ। दांत के प्रकार कितने हैं? तो दांत के 4 प्रकार हैं। हेडलाइन डालिए, दांत के प्रकार।
ठीक है। दांत के 4 प्रकार हैं। कौन सा? इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और फिर मोलर। दांत का 4 प्रकार हो गया, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और फिर मोलर। यहाँ पे मोलर। देखिए इंसीजर का काम क्या है? काटना, ठीक है। कैनाइन का काम क्या है? फाड़ना। ये कार्निवोरस में बड़ा बड़ा होता है, हार्बीवोरस में नॉर्मल रहता है। प्री मोलर का काम क्या है? चिबाना। और मोलर का काम क्या है? पीसना। तो 4 प्रकार का दांत जो कि हमारे जबड़े में पाया जाता है। दांतों का सबसे ऊपरी आवरण को इनेमल कहा जाता है, जो कि हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए दांत के बाद जीभ, तो हमारी बॉडी, हमारे माउथ में पाया जाता है जीभ। और जीभ क्या है? मस्कुलर ऑर्गेन है, ठीक है ना, मांसपेशी से बना हुआ एक अंग है। और जीभ में क्या पाया जाता है? जीभ किस अंग से बना हुआ है? मांसपेशी से। मांसपेशीय अंग है जो एक छोर से जुड़ा हुआ है, दूसरा छोर फ्री है। जीभ में बहुत सारे कलिकाएं पाई जाता है, ठीक है, बहुत सारी टेस्ट कलिकाएं जो कि टेस्ट का आभास करवाता है, ठीक है। टेस्ट ग्लैंड पाया जाता है जिसमें टेस्ट का आभास करवाता है। मोस्टली 4 या 5 प्रकार का टेस्ट, जिसमें से स्वीट होता है, कड़वा होता है, नमकीन होता है और फिर बिटर, ठीक है। अब बीच में हो गया आपका चटपटा। तो इस प्रकार से जीभ जो है टेस्ट का आभास करवाता है। और इनकी जो आभास करने वाला जो नली है वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। ब्रेन उस टेस्ट को डिटेक्ट करके हमें बताता है कि वो स्वीट है या फिर कड़वा है। चलिए तो माउथ में इतना सारा। अब माउथ के बाद देखिए, माउथ के बाद एसोफेगस, ठीक है ना। एसोफेगस जो है ना एक नली का आकार का है जो कि पेट से जोड़ता है, माउथ से पेट में, मतलब स्टमक में, ठीक है ना। जोड़ने का काम किसका है? एसोफेगस का, यानी कि ग्रास नलिका का। तो ग्रास नली जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो सिर्फ क्या करता है? 1 वे डायरेक्शन में भोजन को माउथ से स्टमक तक, यानी कि अमाशय तक लाने का काम करता है, ठीक है। ग्रसिका यानी कि ग्रास नली। अब हम लोग बात कर लेते हैं अमाशय के बारे में। अमाशय जिसको कहेंगे स्टमक। तो देखिए अमाशय जो है ना जे शेप का एक अंगक है, ठीक है ना, अंगक नहीं अंग है, जे शेप का, क्लियर है। और अमाशय में क्या पाया जाता है? HCl, रेनिन और फिर पेप्सिन। HCl, रेनिन और पेप्सिन, क्लियर है। तो HCl का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का काम, पहला काम अगर देखा जाए तो ये जो भी अनवांछित चीज़ें हम लोग खा जाते हैं, जो पॉइजन होता है उस चीज़ को किल करता है। दूसरा इसका काम होता है कि जो भोजन हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं, बिना चिबाए खा जाते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और इनका तीसरा कार्य प्रोटीन का पाचन करने में मदद करता है, ठीक है ना। पहला कार्य क्या बोले तो पॉइजन भरे जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है उनको किल करता है। दूसरा है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और तीसरा हो गया प्रोटीन का पाचन करने में मदद करता है। नेक्स्ट पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन ही एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन प्रोटीन का पाचन करने में हेल्प करता है, क्लियर है। HCl का pH वैल्यू पूछा जाएगा कि HCl का pH वैल्यू क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? तो 0 होता है। HCl एक एसिड है, रेनिन और पेप्सिन एंजाइम है। तो पूछा जाएगा हमारे स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हमारे स्टमक में HCl एसिड पाया जाता है, क्लियर है, HCl एसिड।
और फिर कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो पेप्सिन और फिर रेनिन, पेप्सिन और फिर रेनिन एंजाइम पाया जाता है। तो ये हो गया आपका स्टमक। स्टमक में प्रोटीन का पाचन हुआ, ठीक है, और हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट। देखिए प्रोटीन का जो पाचन होता है, प्रोटीन का जो पाचन होता है वो एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड में प्रोटीन का पाचन होता है और वापस से एमिनो एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। हर प्रोडक्ट का लास्ट, हर वस्तु जो भी हम लोग खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, उसका लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज ही बनता है। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन के बाद भोजन जो होता है स्टमक के बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, छोटी आंत में। तो छोटी आंत के बारे में समझते हैं। छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है, ठीक है, और इनका डायमीटर छोटा होता है। डायमीटर छोटा होने के कारण ही इसको छोटी आंत कहेंगे, ठीक है। छोटी आंत को दो भागों में बांटेंगे, एक स्मूथ भाग, एक रफ भाग। जो स्मूथ भाग होता है इसमें फैट का पाचन होता है। हम लोग आगे समझेंगे कि फैट का पाचन कैसे होता है, कौन कौन सा ऐसा एंजाइम जो कि फैट का पाचन करने में मदद करता है। देखिए रफ सरफेस जो होता है उसमें उंगली नुमा प्रवध पाया जाता है, जिसको दीर्घ रोम कहा जाता है, यानी कि विलाई कहेंगे। इस विलाई का काम क्या होता है, इस प्रकार से होता है विलाई। इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स किनारे किनारे इसको घेरे रखता है। जैसे भोजन का जो ग्लूकोज भाग है, भोजन का पचा हुआ भाग जो लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, ये इसके कांटेक्ट में आता है। इसमें बहुत छोटा छोटा पोर्स रहता है, छिद्र रहता है, ठीक है। ये उन ग्लूकोज को सोख लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है और किस में मिला देता है, ब्लड वेसल्स में मिला देता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स में उस ग्लूकोज को भेज देता है। इसका मतलब ये है कि जो भी हम लोग भोजन खाते हैं, जो लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है, इन ग्लूकोज को ब्लड वेसल्स में भेजने का काम है विलाई, जो कि छोटी आंत के रफ सरफेस में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि फैट का पाचन कैसे होता है। छोटी आंत में फैट का पाचन, ठीक है। तो देखिए लीवर, हम लोग जानते हैं यकृत जो है हमारे बॉडी का फर्स्ट बिगेस्ट ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन। और यकृत से किस चीज़ का निर्माण होता है, यकृत से बाइल जूस का, है ना, पित्त रस का निर्माण होता है। और पित्ताशय में यानी कि गॉल ब्लैडर में इस बाइल जूस का पित्त रस का स्टोर होता है, ठीक है। यहीं पे गॉल ब्लैडर ऐसे करके होता है। तो इस पित्ताशय में क्या होता है, बाइल जूस स्टोर होता है, क्लियर है, पित्ताशय में। और रिलीज जो होता है वो बाइल डक्ट के जरिए रिलीज होता है। और छोटी आंत के स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत के जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्मूथ सरफेस होता है वहाँ रिलीज होता है। तो पहला पित्त रस जो कि फैट के पाचन करने में मदद करता है, कहाँ से निर्माण होता है, यकृत से, ठीक है, यकृत से यानी कि लीवर से निर्माण होता है। लीवर करीब 2 kg का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अग्नाशय, ठीक है, जस्ट स्टमक का नीचे पाया जाता है पत्तीनुमा स्ट्रक्चर, अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है अल्फा, बीटा और गामा सेल से बना होता है। अग्नाशय अंग की तरह, और फिर एक अंग की तरह और दूसरा है ग्लैंड, ठीक है ना, एक अंग की तरह और दूसरा है ग्लैंड की तरह भी कार्य करता है, ठीक है। अगर अंग की तरह रहा तो वो जूस निकालता है,
कौन सा जूस? अग्नाशयिक रस, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस यानी कि पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। और ये पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस, ठीक है, दूसरे नंबर में पैंक्रियाटिक जूस और पहले नंबर में बाइल जूस, ये दोनों को दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के स्मूथ सरफेस में जाता है और फैट का पाचन करता है। किस फॉर्म में? ग्लिसरॉल के फॉर्म में। और यही ग्लिसरॉल लास्ट बनता है पाचित होकर ग्लूकोज, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। अभी क्या बोले? लीवर से पित्तरस यानी कि बाइल जूस और पैंक्रिया से पैंक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशयिक रस, ये दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के स्मूथ सरफेस में जाता है, छोटी आंत के चिकनी भाग में जाता है और फैट का पाचन करता है ग्लिसरॉल में। फैट का पाचन करता है ग्लिसरॉल में और वापस से जो ग्लिसरॉल है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो माउथ में किस चीज़ का पाचित होता है? माउथ में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, हमारे पेट में प्रोटीन का पाचन हुआ और छोटी आंत में फैट का पाचन हुआ। अब बात करेंगे अवशोषण का। तो जस्ट अभी बात किए थे कि हमारे छोटी आंत के रफ सरफेस में पाया जाता है विलाई, ठीक है, छोटी आंत के रफ सरफेस में क्या पाया जाता है? विलाई। विलाई का मतलब हो गया आपका दीर्घ रोम। अगर बात किया जाए ये दीर्घ रोम क्या करता है, तो जितने भी ग्लूकोज है पाचित होने के बाद जो फॉर्म होता है ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को ब्लड वेसल्स में मिलाने का काम करता है विलाई। अब ब्लड वेसल्स में क्या गया? ब्लड वेसल्स में गया ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6। और दूसरा बात है, जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन हमारे नाक से फेफड़ा में जाता है, ठीक है। अब इन फेफड़े में पाया जाता है बहुत सारे कुपिकाएँ, वो कुपिका ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स में रिमूव करता है, ठीक है। तो नाक के जरिए, फेफड़ा के जरिए ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन आया और पाचन क्रिया के टाइम पर ग्लूकोज हमारे ब्लड वेसल्स में इनपुट किया। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये रिएक्शन करके बहुत अधिक मात्रा में एटीपी बनाता है, ठीक है। कितने अमाउंट में, कितने यूनिट में? 38 यूनिट में एटीपी बनाता है। और वेस्ट प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनाता है। तो वाटर जो कि हमारे ब्लड में ही चला जाता है और फिर वो किडनी में फिल्टर होकर के मूत्र का निर्माण करता है। अगर बात किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वापस से कुपिकाओं के जरिए, फेफड़ा के जरिए नाक से फिर बाहर निकल जाता है। बचा एटीपी। तो एटीपी जो है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या करता है? ये ब्लड के जरिए सेल के मिटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए सेल के मिटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, मिटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। एक क्वेश्चन आप लोग का है HW के तौर पर कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था और मृत कोशिका की खोज किसने किया था और कौन कौन से ईयर में? जैसे कि जीवित कोशिका की खोज 1665 में किया था। किन्होंने किया था वो कमेंट करना है।
सॉरी, जीवित कोशिका की खोज जो है, एक मिनट, जीवित कोशिका की खोज क्या था 1674 में, किन्होंने किया था वो आपको बताना है, और मृत कोशिका की खोज किसने किया था और कब किया था। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब बचा बिग इंटेस्टाइन, ठीक है, बिग इंटेस्टाइन और एक है दीर्घरोम। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे माउथ रहना चाहिए, ये हो गया अमाशय, यहाँ पर होता है यकृत, और ये रहा आपका अग्नाशय, ठीक है। अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हम बना रहे हैं बिग इंटेस्टाइन, और अब ठीक है, और इसके अंदर में बहुत सारा छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन को बना देते हैं, और यहाँ से एक लाइन जाएगा जो कि कनेक्ट करेगा यकृत को और गॉल ब्लैडर को, ठीक है। देखिए अब इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। चलिए ठीक है, मोटा मोटी बन गया है। यहाँ पर हो गया माउथ, ये ग्रसिका है, ये स्टमक हो गया, ये अग्नाशय, ये लीवर यकृत, ये हो गया गॉल ब्लैडर, ठीक है। यहाँ पर इसको लेते हैं, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया बिग इंटेस्टाइन, ठीक है, ये बिग इंटेस्टाइन हुआ, और ये हो गया मलाशय। तो अगर हम बड़ी आंत के बारे में देखा जाए, बड़ी आंत के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये करीब 1.5 मीटर लंबा होता है। इसका चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण इसको बड़ी आंत कहेंगे। इसमें सिर्फ पानी का अवशोषण होता है, सिर्फ पानी का अवशोषण होता है। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल बचा, जो मल बचा, वो मलाशय में जाकर के, एनस में जाकर के स्टोर होता है, और फिर गुदा के जरिए बाहर होता है। क्लियर है? तो आई होप कि आप लोग को पूरी पाचन तंत्र ढंग से समझ में आया होगा। इसका जो पीडीएफ है, नोट्स जो है, वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है बोन्स लीफ, ठीक है, बोन्स लीफ। तो वहाँ पे आप लोग को इसका नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।